हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द करंट अफेयर सीरीज विद प्रोविद्या। तो फटाफट डिस्कस करते हैं आज की न्यूज़पेपर में जो इम्पोर्टेंट न्यूज थी, द रेलेवेंट लीगल अफेयर्स एंड करंट अफेयर फॉर क्लैट यूजी एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इवन कभी आप यूपीएससी की भी प्रेपरेशन कर रहे हो तो ये सेशन स्पेशली आपके लिए डिजाइन है। तो फिलहाल में ही मोस्ट डिबेटेबल टॉपिक जो देश में चल रहा है, जो 2005 से चली आ रही है मनरेगा स्कीम, उसको रिफॉर्म कर दिया गया बाय पार्लियामेंट। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन 2025 से। तो फिलहाल ही पार्लियामेंट ने कल पास कर दिया था विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल 2025। ये बिल जो हमारी मनरेगा स्कीम है उसको रिप्लेस करता है, जो मनरेगा एक्ट है उसको रिप्लेस करता है। तो फटाफट देखते हैं कि क्या मेजर की प्रोविजन पर्टिकुलर बिल में और क्यों इतना डिस्प्यूट था इस पर्टिकुलर बिल को लेके। बिकॉज ये बिल तो और ज्यादा 125 डेज की एक्सटेंशन की बात कर रहा है इन गारंटेड एम्प्लॉयमेंट, और मनरेगा सिर्फ 100 दिन का गारंटेड एम्प्लॉयमेंट देता था। देन व्हाई अपोजिशन लीडर्स आर इन अपोज ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल? So let's dive into the relevant key facts. Please remember the fact. अब जो क्लैट यूजी का पैटर्न बचा बच्चा, आपने अच्छे से सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करना है और आप लास्ट 3 साल का जो पैटर्न देखोगे क्लैट में और करंट अफेयर सेक्शन, पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इवन डायरेक्ट क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपसे उन्हें। they are not concerned, the consortium is not concerned with more facts, the consortium is concerned with कि करंट अफेयर में आपने क्या सीखा। इस बार कुछ वैसे ही क्वेश्चन थे, either relevant to the Chhabha report and many other facts। ठीक है, तो ध्यान से सेशंस को सुनिएगा और करंट अफेयर आपका तभी इंप्रूव होगा जब आप डेली बेसिस पर सेशंस देख रहे हो, या नहीं भी देख रहे हो तो एटलीस्ट you're analyzing your The Hindu, your Indian Express or any other newspaper, और आप रिलायबल वेबसाइट्स को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने से आपका करंट अफेयर प्रिपेयर नहीं होगा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2027। तो चलिए समझते हैं बच्चा क्या मेजर चेंज हुआ है। तो बच्चा जो गारंटीड एम्प्लॉयमेंट था इसको इंक्रीज कर दिया गया 100 से 125 दिन के लिए। ठीक है, हम मनरेगा में भी जो रूरल हाउस होल्ड था उनको एनुअली 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देते थे। अब ये जो गारंटीड एम्प्लॉयमेंट था ना, ये इनका राइट टू वर्क था। ठीक है, कभी गवर्नमेंट इनको गारंटीड एम्प्लॉयमेंट नहीं देती थी, अनएम्प्लॉयमेंट होता था तो दे कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर कॉम्पनसेशन बिकॉज वो उनका राइट था। बट ये जो पर्टिकुलर बिल है रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल 2025, ये एक स्कीम बेस्ड बिल है। यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट तो दे रही है, लेकिन जो मनरेगा में जो राइट टू वर्क, हमारा जो राइट था इस पर्टिकुलर बिल में वो राइट नहीं है। गवर्नमेंट कंसिडरिंग द एरिया, कंसिडरिंग द नीड फॉर विकसित भारत, उस अकॉर्डिंगली एरियाज को एलोकेट करेगी और आपको वर्कफोर्स दिया जाएगा। बट कुछ चीजें यहाँ पर सेम है मनरेगा में और बिल में जो रिटेन करी गई है। पहले भी जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का प्रोविजन था, मतलब इफ वर्क इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन 15 डेज तो आपको कॉम्पनसेशन मिलता था। तो वो सेम चीज अभी भी रिटेन करी गई है इस पर्टिकुलर बिल में भी। बट चेंज यहाँ पर क्या हुआ है, कभी आपने अनएम्प्लॉयमेंट किया और आपने एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड करा रूरल हाउस होल्ड्स को, तो उसका जो बर्डन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं उठाएगी, उसका जो बर्डन है वो स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी। तो जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन थे अंडर सेक्शन 3 सब क्लॉज 4 ऑफ मनरेगा एक्ट दैट अलाउस, जो सेक्शन 3 था वो एक्सेप्शनल क्लॉज था मनरेगा में। ये कहता था कि भैया जो ड्रॉट एंड डिजास्टर नोटिफाइड एरिया है इनमें एडिशनल 50 डेज का गारंटीड वर्कफोर्स मिलेगा। बट ये सिर्फ और सिर्फ मनरेगा में था, ये वाले प्रोविजंस अभी ग्रामीण बिल में नहीं है। फर्दर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे जो फॉरेस्ट एरिया में, उनको 150 डेज का सर्टेन गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलता था। बट एज पर दिस पर्टिकुलर बिल यहाँ पर चीजें यूनिफॉर्म कर दी गई है, मतलब सबको 125 दिन का
जो स्टैंडर्ड स्टैट्यूटरी गारंटीड एम्प्लॉयमेंट है वो मिलेगा, रादर देन एक्सेप्शन, जो अलग अलग एक्सेप्शन थे मनरेगा में। ठीक है, पहला क्लॉज आपको बिल का समझ में आया जिसमें मेजर चेंज हुआ। दूसरा बच्चा यहाँ पर चेंज हुआ ये फंड शेयरिंग पैटर्न, इस पर ही डिबेट हो रहा है, बिकॉज पीपल आर सेइंग, द एनालिसिस आर सेइंग दैट स्टेट गवर्नमेंट पे ज्यादा बर्डन आ जाएगा। सो व्हाट हैपन, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, सो the 60% fund will be generated from the side of central government and remaining 40% from the side of states। और जब नॉर्थ स्टेट, ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिमालयन स्टेट्स की बात आएगी तो 90% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% फंडिंग आपकी स्टेट गवर्नमेंट देगी। बट यहाँ पर स्टेट्स को बियर करना पड़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट के जो अलाउंसेस है और जो कॉम्पनसेशन है डिलेड वेजेस के, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास बटन आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। फर्दर जो एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये फिक्स करेगी स्टेट वाइज कितना एलोकेशन होना चाहिए एनुअली। ठीक है, तो यहाँ पर एनी एक्सपेंडिचर बियॉन्ड दिस लिमिट विल बी बॉर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कभी आपका एक्सपेंडिचर, कभी मान लीजिए एक पर्टिकुलर स्टेट को कभी 500 करोड़ अलोकेट हुए फॉर मनरेगा और इन द करंट न्यू बिल आजीविका मिशन, तो ये 500 करोड़ से आपका एक्सपेंडिचर एक्सटेंड होकर 600 करोड़ हो जाता है। तो जो 100 करोड़ है वो आप स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगी एडिशनल, जो भी स्कीम से रिलेटेड खर्चे सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अदर यहाँ पर जो नोटिफाई हुआ था, जो न्यू चीज हुई थी वो है पॉज ड्यूरिंग एग्रीकल्चर सीजन। तो यहाँ पे स्टेट्स को प्री नोटिफाई करना पड़ेगा व्हेन दे विल टेक अ पॉज। ठीक है, अब पॉज आप कब ले सकते हो, जो पिक एग्रीकल्चर सीजन होता है उसमें। तो यहाँ पर अलाउ करा स्टेट गवर्नमेंट को 60 डेज पॉज लेने के लिए। ठीक है, फर्दर इनमें जो ग्राम पंचायत है उनका भी इंक्लूजन है, जो भी पीएम गति शक्ति स्कीम है उसके अकॉर्डिंगली हमारी ग्राम पंचायत है वो फ्रेमवर्क बनाएगी। दे विल फोकस ऑन द वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड मैनी अदर थिंग। ठीक है, अब यहाँ पर मेजर जो चीज हुई, यहाँ पर डिजिटल कर दिया गया, जो भी रजिस्ट्रेशन था, एनफोर्समेंट था, उसको टेक्नोलॉजी यूज हो गई है एंड द थिंग्स विल बी mobile based real time dashboards, there will be digital monitoring and there will be the improvement in the transparency, fund allocation। गवर्नमेंट के पास प्रॉपर तरीके से रेगुलेटेड डेटा होगा कि कितना फंड जनरेट हुआ है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट के जो फंड रिलीज होने थे वो प्रॉपर तरीके से रिलीज हो चुका है, उनको वेजेस मिल चुकी है, कितनी फाइन किस स्टेट गवर्नमेंट पे, मैनी अदर थिंग्स। तो दिस इज द बिल। अब फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हमारे लिए स्टैटिक जीके भी इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट देख लेते हैं कि मनरेगा क्या है, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है, कौन सी मिनिस्ट्रीज को रेगुलेट करती थी एंड कब ये स्टैब्लिश हुआ था। तो बच्चों मनरेगा आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड की लार्जेस्ट गारंटी प्रोग्राम था फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फर्दर इसको लॉन्च करा था इन 2005, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसे लॉन्च करा था। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इस स्कीम का 100 दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना हर फाइनेंशियल ईयर में टू एनी एडल्ट मेंबर इन रूरल हाउस होल्ड। ठीक है, यहाँ पर लीगल राइट टू वर्क था। Unlike earlier employment guarantee scheme, the act aims to addressing the causes of chronic poverty and right-based framework. Further, beneficiaries थी, जो 1/3 beneficiaries मनरेगा में women थी। Further, जो भी wages paid करे जाते थे in guaranteed employment, वो हमारा जो minimum wages act है 1948, उसके accordingly वेजेस पे करे जाते थे। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरी न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो द ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी जी, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरपर्सन को इनॉग्रेट करा है आज ऑन 19 दिसंबर। सो दिस विल बी 2-day कॉन्फ्रेंस, ये हैदराबाद में कॉन्फ्रेंस होने वाली है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन।
यहाँ पे प्रेसिडेंट स्ट्रेस कराया दैट यूपीएससी जो है और जो भी हमारे स्टेट पीएससी है ये एक अहम भूमिका निभाती है देश के ब्यूरोक्रेटिक कल्चर में और इन गुड गवर्नेंस। तो इनका ऑनेस्ट रहना, इंटीग्रिटी फॉलो करना देश के गुड गवर्नेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फर्दर ये हाईलाइट हुआ था, दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज टू मेंटेन द इंटीग्रिटी इन अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स, ग्रुप ए ऑफिसर्स एंड ग्रुप बी ऑफिसर्स। फर्दर हमें पता होना चाहिए जो हमारे यूपीएससी के चेयरमैन है वो है अजय कुमार, ठीक है। इन्होंने कहा है कि वो कंपेंडियम रिलीज कर रहे हैं 100 लैंडमार्क जजमेंट का, डिसीजन का विथ नालसा यूनिवर्सिटी हैदराबाद एंड द पीएससीज इन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट विद द लीगली रिक्रूटमेंट सिस्टम एंड पॉलिसीज, इन पर इम्प्रूवमेंट हो रहा है यूपीएससी में। ये कॉन्फ्रेंस डेडिकेटेड थी टू द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द सेंट्रल नेशनल कमीशन। फर्दर फटाफट हम समझ लेते थे कि हमारा जो यूपीएससी है, ये जो यूपीएससी बोर्ड है, यूपीएससी कमीशन है, कौन से एक्ट से आया, इसकी हिस्ट्री क्या थी, क्योंकि हमें पता है, हमने हमारी हिस्ट्री की बुक से पढ़ा था, 10th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं दैट जो यूपीएससी है वो अंग्रेजों के टाइम से चलती आ रही है, लेकिन इसे हम यूपीएससी पहले नहीं कहते थे, इसका नाम कुछ और था। तो वो देख लेते हैं। जब हम यूपीएससी के फर्स्ट चेयरमैन की बात करते हैं इन इंडिपेंडेंट इंडिया एंड बिफोर इंडिपेंडेंस कौन थे, कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जब हम यूपीएससी की बात करेंगे तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल इसको रिफ्लेक्ट करते, सो एंड सो। तो चलिए बच्चा हम स्टार्ट करते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। तो ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 की जब हम बात करते हैं तो दिस एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 मेड प्रोविजंस फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। किया पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन की बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में हुई थी। उन्होंने प्रोविजंस बनाए थे फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कमीशन। फर्दर जब ली कमीशन आया था 1924 में, तो इसको चेयर करा था लॉर्ड ली ने। तो इन्होंने रिकमेंड करा था कि फॉर्मेशन होना चाहिए पब्लिक सर्विस कमीशन का, और यहाँ पर इक्वल मेंबर रहना चाहिए, मतलब यहाँ पर इंडियन सिटीजन्स एंड ब्रिटिश मेंबर्स, बोथ इंडियन एंड ब्रिटिश मेंबर्स दोनों का इक्वल कंपोजिशन होना चाहिए कमीशन में इन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स। फॉर द अक्टूबर 1, 1926, रिमेंबर द डेट, 1 अक्टूबर 1926 में ली कमीशन रिकमेंडेशंस फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेटअप। पहला पब्लिक सर्विस कमीशन बच्चा सेटअप हुआ था 1926 में, जो ली कमीशन का रिकमेंडेशन था उसके बेसिस पर, ठीक है। विद पहले इसके जो चेयरमैन थे पब्लिक सर्विस कमीशन के थे वो थे सर रॉस पार्कर, इज द फर्स्ट चेयरमैन विद लिमिटेड एडवाइजरी रोल। फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने रिकॉन्स्टिट्यूट करा जो पब्लिक सर्विस कमीशन बॉडी थी, और इसको नाम दिया गया था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके पीछे का ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रीजन है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। व्हाई पब्लिक सर्विस कमीशन वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन 1935 विद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। बहुत अच्छा इसके पीछे का रीजन था हिस्ट्री में, तो प्लीज पढ़िए, जब आप पढ़ेंगे आपको अच्छा लगेगा, आप कुछ नया भी सीखेंगे, ठीक है। फर्दर जब हम देश आजाद हो गया था तो आफ्टर 1950 जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था इसको हमने रीनेम कर दिया था विथ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और यहाँ से हमारा आगमन हुआ यूपीएससी का, ठीक है। अब जो यूपीएससी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बच्चा याद रखिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल कहता है ये बॉडी हमारे पास होनी चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। अभी कोई स्टैट्यूट से बॉडी बन रही है तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, ठीक है। सो देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड बिटवीन द स्टैट्यूटरी बॉडी। तो यूपीएससी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो पार्ट 14 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, डील विद द कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल ऑफ मेंबर्स, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द यूपीएससी, ठीक है। तो इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फिलहाल में ही जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, दूसरी न्यूज पे चलते, पीएम मोदी, वो भी दौरे पर है, ठीक है, इन जॉर्डन, इथियोपिया एंड ओमान, ठीक है। इन्हें
यूथोपियन का अभी ऑनर भी मिला है, वर्ल्ड के पहले लीडर है जिन्हें ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया के जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इथियोपिया का जिन्हें मिला है, द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर टू गेट दिस पर्टिकुलर अवार्ड। ठीक है, सो फटाफट समझते हैं कि क्यों हम जब इथियोपिया की बात करते हैं तो हमारे लिए इथियोपिया क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा आप थोड़ा मैप खोल लीजिए, वर्ल्ड मैप। तो आप जब इथियोपिया को देखेंगे, जो इथियोपिया की लोकेशन है रेड सी को फेस करती है, और इथियोपिया जो आपका ग्रेट हॉर्न ऑफ अफ्रीका उस पर बैठा हुआ है, तो स्ट्रेटेजिकली ट्रेड के लिए हमारे लिए इथियोपिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एंड इथियोपिया फेसेस द साउथ। किसको फेस करता है, फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑल द लाइव ऑडियंस आई कैन सी यू। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया का इथियोपिया फेस कर। So further, the Prime Minister Modi visited Ethiopia on 16 and 17 December with his part of three-nation tour on Jordan, Ethiopia and Oman. ठीक है, पहली मोदी की बायलैटरल विजिट थी टू यूथोपिया। ठीक है, यूथोपिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, अहमद अली। इन्होंने ही अवार्ड दिया था जो हमारे पीएम मोदी है इन्हें। ठीक है, सो फटाफट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट समझ लेते। तो इथियोपिया से इंडिया के जो संबंध है ना, वो 2000 साल पुराने हैं, हिस्टोरिकल टाइम्स। एंशियंट जो हमारे ट्रेड रूट्स थे वो भी इथियोपिया से लिंक्ड थे। ठीक है, अब इथियोपिया की अफ्रीकन पार्टनर है इंडिया के लिए। इथियोपिया ब्रिक्स का मेंबर भी है। ठीक है, ब्रिक्स में फिलहाल नहीं, न्यू कंट्रीज एड ऑन हुई थी। ठीक है, अब ब्रिक्स की परमानेंट मेंबर कंट्रीज और पार्टनर कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इस बार भी सवाल पूछे गए थे, एससीओ की, सार्क की मेंबर कंट्रीज के बारे में पूछा गया था। तो इंटरनेशनल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनके सबके बारे में, उन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्रीज वो कब स्टेब्लिश हुए थे, उनके सेक्रेटरीट कहाँ पर, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है बच्चा, तो इंडिया और भारत, इंडिया एंड इथियोपिया both are members of BRICS। ठीक है, फर्दर इथियोपिया होस्ट करता है अफ्रीकन यूनियन हेडक्वार्टर्स को। फर्दर इंडिया कंसिडर इथियोपिया लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पार्टनर्स एंड अ गेटवे टू ईस्ट अफ्रीका। ये बच्चा मेजर रीजन है ईस्ट अफ्रीका की। जब हम बात करेंगे तो हमारे जो ट्रेड रूट, ठीक है, जितने भी इंटरनेशनल संबंध है ना, पूरा ट्रेड पर ही आके रुक जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट द इकोनॉमी, इट्स ऑल अबाउट द मनी। ठीक है, so that's why we're building good relation with the Ethiopia to involve in trade with East Africa। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल वही जब पीएम मोदी दौरे पे थे तो 8 MOU साइन हुए थे बिटवीन द इंडिया एंड इथियोपिया। ठीक है, सो फटाफट देख लेते कि कौन से वो 8 MOU थे। तो इट्स फर्स्ट वाज द एलिवेशन ऑफ बायलैटरल टाइज टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। दूसरा जो MOU साइन हुआ तो वो था एग्रीमेंट ऑन कॉपरेशन एंड म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस। फर्दर जो MOU था वो था एस्टेब्लिशिंग डेटा सेंटर्स एट द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ इथियोपिया। फर्दर जो हमारा MOU थे वो थे साइनिंग ऑफ द डेट restructuring and respect of Ethiopia under G20 common framework, doubling the scholarship to Ethiopian scholars under ICCR scholarship program, further specialized short-term courses to students and the professionals of Ethiopia in field of artificial intelligence and further, so this will help both the country in the long run। चलिए दूसरी न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आप मुझे फटाफट अपने सोर्सेज बता दीजिए, न्यूज पढ़ते कहाँ से। बिकॉज सिर्फ सेशन देखने से, एक पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैगजीन फॉलो करने से, नोट फॉलो करने से आपका करंट अफेयर, ठीक है, 80% तो कवर हो जाते हैं, लेकिन कभी आपको करंट अफेयर में कमांड पकड़नी है कि आपको लगे कि हाँ आपने न्यूज समझी, सुनी, आप तुरंत बता दो उसके बारे में फैक्ट। तो उन सब चीजों के लिए, इतनी रेबिलिटी आने के लिए आपको खुद से थोड़ा बहुत करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जितना आप खुद से करंट अफेयर पढ़ेंगे ना, उतना आपको डेवलपमेंट होगा, आपका खुद का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, वेदर इट कम्स टू द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स, whether it comes to the international affairs, national affairs। आप लिंक कर पाएंगे कि कैसे कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स अपने नेशनल अफेयर्स में कैसे रोल प्ले करते हैं। और आपने देखा होगा न्यूज बहुत कनेक्टेड होती है। ठीक है, जो न्यूज आपने 2020 में पढ़ी थी वो न्यूज अभी तक काम में आ रही है।
कुछ नया स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट होता है तो ठीक है। तो इसीलिए करंट अफेयर ना बच्चा डेली बेसिस पे पढ़िए, और करंट अफेयर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। सब बच्चों को करंट अफेयर में मजा आता है, तो करंट अफेयर में मजे लेने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ना है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा रिविजन की जरूरत है, ठीक है। करंट अफेयर को इंटरेस्टिंग बनाना आसान है, मैं आपको बढ़िया बढ़िया कहानियां सुनाऊंगी, बट उससे आपको मजा तो आएगा सेशंस में, लेकिन जब आपके जो एमसीक्यूज डेवलपमेंट है और आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो नंबर आने के चांसेस है वो कहानियों से नहीं होंगे, उसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, अच्छे सोर्सेस को फॉलो करना पड़ेगा। और कभी आप फ्लैट 2027 का पैटर्न देखेंगे विद कंसिडरिंग फ्लैट 2026, तो जितने भी रेलेवेंट सोर्सेस जो कंसोर्शियम फॉलो करते हैं वो है न्यूज़पेपर्स एंड गुड गवर्नमेंट सोर्सेस, इधर पीआईबी इज योर एआईआर सो एंड सो, ठीक है। तो रैंडम सोर्सेस से नहीं पढ़ना है, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे विकिपीडिया से पढ़ते हैं, ओके गुड फॉर यू, बट प्लीज फॉलो द रिलायबल सोर्सेज व्हेन इट कम्स टू द करंट अफेयर। और आप किसी वेबसाइट पे भी ट्रस्ट कर रहे हैं तो प्लीज एक बार रीचेक भी कर लीजिए इंफॉर्मेशन, क्योंकि आजकल वी ऑल आर यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एआई व्हेन इट कम्स टू द करंट अफेयर बहुत गलत न्यूज भी देता है, ये मैंने पर्सनली भी एग्जामिन करा, आप खुद भी डाल के देख सकते हैं। तो प्लीज अपने सोर्सेस को बहुत रिलायबल रखिएगा, बिल्कुल भी एक फैक्ट भी गलत हुआ तो आपके नंबर जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर से पढ़ते हैं हम बच्चा दूसरी न्यूज, ये बहुत प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए। तो इंडियन सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये प्रोग्राम था wins the top honor at NASA's Space Apps Challenge 2025 में। तो यहाँ पर बच्चा हमारी इंडियन टीम सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्सेप्ट इसका नाम है, ये ग्लोबल विनर इमर्ज हुई है जो नासा का 2025 का इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज था उसमें। ये जो पर्टिकुलर टीम थी, हमारी टीम का नाम था फोटोनॉक्स ओडेसी, ठीक है। टीम ने डेवलप करी थी पर्टिकुलर सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्सेप्ट। ये सैटेलाइट बहुत ज्यादा एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे थी, 700 मिलियन इंडियन लोगों को ये टारगेट कर रही थी, इस सैटेलाइट का काम था। अब ये यहाँ पे कोई प्राइवेट ओनरशिप की बात नहीं कर रही थी, दिस द सैटेलाइट वाज फॉर पब्लिक वेलफेयर। ये उन एरिया में ब्रॉडकास्टिंग पहुंचाना चाहती थी जिन एरिया में नहीं पहुंची है, तो इस सैटेलाइट को एक इंस्पिरेशनल अवार्ड कैटेगरी में भी रखा गया बाय दी members। So ये प्रोजेक्ट एम करता है to reduce the ground dependency and helps connect more than 700 million people in India who currently lack access to broadband connectivity, ठीक है। जो मीनिंग टीम के मेंबर्स थे अकॉर्डिंग टू नासा स्पेस ऐप वो थे मनीष, प्रशांत, सो एंड सो, ठीक है। अब ये जो कंपटीशन की जब हम बात करेंगे नासा इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज, तो बच्चे ये कंपटीशन 2012 से चलते आ रहे हैं, ठीक है। And this was a massive event involving over 1,40,000 participants थे इस particular event में, ठीक है। From 167 countries who submitted more than 11,500 project, और इसमें भारत का प्रोजेक्ट जीतना to win this particular competition is very tough in itself, so it is a proud moment for all Indians, ठीक है। अब जब भी ऐसी कोई न्यूज आती है ना हम उसको प्रमोट नहीं करते, अभी आलतू फालतू कोई न्यूज आ जाएगी ना उस पे सब मीम पेजेस पे न्यूज को फॉलो अप होने लग जाएगी। चलिए दूसरी बच्चा इंपॉर्टेंट न्यूज है इन योर लीगल अफेयर्स शांति बिल, ठीक है। फटाफट समझिए बिल क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको भी डिबेटेबल बनाया जा रहा है क्योंकि इसमें प्राइवेट गेट्स खोल दिए गए ना एटॉमिक एनर्जी सेक्टर। तो इसमें बहुत डिबेट हो रही कि भैया देश की सिक्योरिटी की बात है और कुछ प्रोविजंस इसके बहुत क्रिटिसिज्म खेल रहे, बट उसका भी रेलेवेंस है, कह रहे कि पॉलिटिकल प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। तो फटाफट समझते डिटेल में समझते हैं क्या ये है बिल, क्या बात कर रहा है ये, ठीक है। तो बच्चा सबसे पहले बिल का हम फुल फॉर्म देखते हैं, तो बिल का नाम है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। अब ये जो बिल है ये जो हमारे एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर लॉस है उनको रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। अभी हमारे जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर लॉस है जिनको ये रिपील कर रहा है वो है एटॉमिक
एनर्जी एक्ट 1962, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, इन दोनों को रिप्लेस करके सिंगल लॉ बनाएगा, कंसोलिडेट करेगा जो भी हमारे एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क है इनटू सिंगल न्यूक्लियर लॉ। ठीक है, तो अब ये जो फ्रेमवर्क है शांति बिल, ये मेजरली जो फोकस करने वाला वो है जो भी इंडिया का सिविल न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर है, और जो भी हमारे रेगुलेशंस थे, जो एटॉमिक एनर्जी में रेगुलेशंस थे, जो न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में रेगुलेशंस थे, वो बहुत ज्यादा टफ थे, कंप्लायंसेस में बहुत ज्यादा थी, एंड लाइबिलिटी प्रोसीजर्स भी हाई थे। तो हम इंटरनेशनल कन्वेंशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो हमसे एक्सपेक्ट करती थी, उस पर हमारा पुराने लॉस रिलायबल नहीं थे, ऐसे कुछ लोगों का मानना, बट आई एम अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर ओपिनियन। ठीक है, सो ये लाइबिलिटी प्रोसीजर्स को भी रिडक्शन करा है इस पर्टिकुलर न्यू बिल में। ठीक है, तो अब समझते हैं तो क्या मेजर यहाँ पर चेंज करा गया जिसको इस बिल को क्रिटिसाइज करा जा रहा है। तो इन्होंने इनेबल कर दिया है प्राइवेट एंड जॉइंट वेंचर पार्टिसिपेशन। तो पहली बार सिंस इंडिपेंडेंस बिल परमिट्स प्राइवेट इंडियन कंपनीज, आई रिपीट, bill permits private Indian companies, joint ventures and foreign entities to build, own, operate and decommission nuclear power plants। इसीलिए इस बिल को इतना ज्यादा चैलेंज करा जा रहा है कि जब प्राइवेट हाथों में चीजें आएगी, जब फॉरेन वेंचर्स में हमारा न्यूक्लियर सेक्टर जाएगा, तो उसका जो मिसयूज है, में जो कैपिटलिज्म है वो बढ़ जाएगा, और हमारे जो नेशनल हेल्थ हैजार्ड है वो उससे बढ़ जाएगा। बिकॉज वी ऑल नो जब भी प्राइवेट चीज किसी चीज में इन्वॉल्व होती, बेसिकली हाँ ये सत्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता कि जब भी प्राइवेट चीज किसी चीज में आती है तो चीजें और डेवलप्ड होती है लार्ज स्केल, बट जितना प्राइवेट चीज में इन्वॉल्व होती है पॉल्यूशन भी उतना ही ज्यादा बढ़ता है, और उनको जो लाइबिलिटी प्रोसीजर्स था उनको थोड़ा रिलैक्स कर देना, ये भी अपने आप में चैलेंज प्रोसीजर था। ये बिल कहता है कि अब जो भैया प्राइवेट सेक्टर है वो बिल्ड कर सकते, ओन कर सकते, ऑपरेट कर सकते हैं देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को, और जो भी मोनोपोली थी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की इन प्लांट ऑपरेशन, इसको खत्म कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर्स को इसमें एंट्री दे दी गई है। ठीक है, फॉर द रिटेंशन ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टेट कंट्रोल, बट यहाँ पे जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है इसे तो बढ़ावा दिया ही दिया गया, लेकिन अभी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरा कंट्रोल करेगी जो सेंसिटिव एरिया है, जैसे न्यूक्लियर फ्यूल प्रोडक्शन, हेवी वाटर मैन्युफैक्चरिंग, रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, टू सेफगार्ड नेशनल सिक्योरिटी। अभी भी इसमें यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ही रोल प्ले करेगी। फर्दर जो मेजर यहाँ पे और चेंज हुआ है वो हुआ है स्टैट्यूटरी स्टेटस टू न्यूक्लियर रेगुलेटर। तो बिल ग्रांट्स स्टैट्यूटरी बैकिंग टू द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड एंड मेक्स इट अकाउंटेबल। ये जो बोर्ड है AERB, इसको ये बिल अकाउंटेबल करता है टू पार्लियामेंट, स्ट्रेंथनिंग रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस एंड ट्रांसपेरेंसी एंड सेफ्टी ओवरसाइट। तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि लिमिट कर देना लाइबिलिटी को, तो यहाँ पर जो प्लांट का साइज होगा उस हिसाब से आपकी लाइबिलिटी होगी, जितना बड़ा आपका न्यूक्लियर प्लांट उतना बड़ा आपकी लाइबिलिटी। बट यहाँ पे क्रिटिक्स का ये आर्ग्यू है भाई छोटा प्लांट है वो भी बड़ा डिजास्टर कर सकता है, वो भी बड़ा हैजार्ड कर सकता है, वी कैन नॉट फॉरगेट द भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो इस बेसिस पर साइज को लिमिट कर देना, साइज के बेसिस पर लाइबिलिटी को कम कर देना, ये किसी भी तरीके से रिलायबल नहीं है। एंड व्हाट अबाउट द एक्चुअल डैमेज, तो हमारा जो पॉल्यूटिव प्रिंसिपल है इसको ये अंडर साइन करता है, इसको अंडरमाइन करता है, बिकॉज बहुत सारी प्राइवेट कंपनी क्या करेगी, जो प्लांट का साइज है वो पर्टिकुलर लिमिट तक रखेगी, बट दे कैन डू ग्रेट पोल्यूशन एंड सो थिंग। तो ये जो लाइबिलिटी क्लॉज है इस पर मेजर चैलेंज हो रहा है। फर्दर यहाँ पे हमारी जो पब्लिक सेफ्टी है इसको कॉम्प्रोमाइज करा जा रहा है इफ गवर्नमेंट इज इनेक्टिंग सच पर्टिकुलर क्लॉज। ऑल्सो जो प्राइवेट फर्म है इनसे इनको बेनिफिट होने वाला है commercially, while accident cost and long term risk are ultimately borne by the state and the citizens। Further, फटाफट हम समझ लेते हैं हमारे भारत में जो न्यूक्लियर एनर्जी लैंडस्केप है
कब तक हमारा कितना टारगेट था न्यूक्लियर एनर्जी में ग्रो करने का, उस पर हम देख लेते हैं। ठीक है बच्चा, तो एज ऑफ 2025 इफ यू टॉक अबाउट, तो इंडिया का करंट पावर कैपेसिटी स्टैंड है वो है 8.18 गीगावाट हमारा, बट टारगेट है 2047 तक का कि हम 100 गीगावाट का हमारा एम्बिशन टारगेट है इन न्यूक्लियर पावर सेक्टर। फर्दर इंडिया की जब हम बात करेंगे तो इंडिया में मोर देन 20 न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, और ये सब किससे मैनेज करे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मोनोपोली है। तो दिस ऑल आर मैनेज बाय न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड विथ ओवर अ डजन न्यू प्रोजेक्ट्स प्लान्ड। अब प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा तो इन जो प्रोजेक्ट्स है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, ये भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब फटाफट समझते हैं हमारा जो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है। ठीक है, गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर एनर्जी मिशन लॉन्च करा था, जो हमारा यूनियन बजट था 2025-2026 में। तो ये जो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है बच्चा, ये फोकस करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। फर्दर इंडिया एम कर रहा है टू डेवलप हाउ मेनी 5 indigenously designed and operational small modular reactors by 2033। 2033 याद रखिएगा, क्योंकि हमें दिमाग में 2030 रहता है, 2035 रहता है, 47 रहता है, लेकिन 2033 नहीं रहता है। फर्दर जो की न्यू टेक्नोलॉजी है इन डेवलपमेंट इंक्लूड भारत स्मॉल रिएक्टर्स, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर्स, हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर्स। इन सब पर जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी मिशन ये टारगेट कर रहे थे, वी विल डेवलप दिस थिंग बाय 2033 विद इन इंडिया। फर्दर अब इंटरनेशनल देख लेते कि कौन सी इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो न्यूक्लियर डैमेज से डील करती है, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन पब्लिश करती है। ठीक है, सो हम बच्चे जब वियना कन्वेंशन की बात करेंगे, वियना कन्वेंशन ऑन सिविल लाइबिलिटीज फॉर न्यूक्लियर डैमेज, ये 1963 में ट्रीटी साइन हुई थी, जो ये बताती है, जो गवर्न करती है जो भी इश्यूज है लाइबिलिटी इन केसेस ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट। ठीक है, तो जो वियना कन्वेंशन है जो 1963 की, इसको टाइम टू टाइम अमेंड करा गया। तो इट वाज कंक्लूडेड एट वियना, पहली बार एक कॉन्फ्रेंस साइन हुई थी, जो ट्रीटी है ये इन्फोर्स हुई थी इन वियना। ठीक है, in 1977 further the convention has been amended in 1997 में इसको अमेंड करा गया था, and it is forced since 2003। तो आपको इसमें जो वियना कन्वेंशन है सिविल लाइबिलिटी और न्यूक्लियर डैमेज, इसमें जो आपको याद रखना है बेटा, तो आपको याद रखना है 12 नवंबर 1977 की, इस दिन ये कन्वेंशन फोर्स में आई थी। फर्दर कन्वेंशन जब फिर से अमेंड करने के बाद फिर से फोर्स में आई थी, तो वो थी 2003। ठीक है, द कन्वेंशन इज रियली इंपॉर्टेंट। Now I want to know your personal opinion when it comes to the managing of nuclear sector इन इंडिया। क्या प्राइवेट प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट बेनिफिट देगा भारत को, या इट विल इन लॉन्ग रन कॉज रिस्क टू द सिटीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री। अब देखिए, जब आप इसको एनालिसिस करेंगे इस पर्टिकुलर इश्यू को, तो प्लीज कीप इन योर माइंड द एनवायरमेंटल कॉस्ट, कीप इन योर माइंड द हेल्थ हैजार्ड्स एंड इवन द इकोनॉमिक कॉस्ट, कि कितना इकोनॉमी को बेनिफिट करेगा और साथ ही साथ में कितना ये एनवायरमेंट को डैमेज करेगा, and even it will cause the high risk to the citizens for this। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़िए, द हिंदू में बहुत अच्छे अच्छे एडिटोरियल अपकमिंग वीक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर इशू पे, तो अच्छे से फॉलो करिएगा। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, करंट अफेयर के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं, आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा। जितना आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप करंट अफेयर सेक्शन में मार्क्स ले आएंगे। ठीक है, मॉक्स में आपके मार्क्स हो सकता है करंट अफेयर सेक्शन में ना आए, बट when on your D-Day you will gain the marks in this particular section। इस बार जिन बच्चों ने बेसिक करंट अफेयर भी कवर करा था, जो चल रहा था, एक्सेप्शनल करंट अफेयर कवर करने की मैं बात भी नहीं कर रही हूँ, उन सब ने 20+ उनके नंबर आए, दे will get into good any news। okay, so all the best for your future endeavors। कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।